Once again, we are going to start this revision work for our beloved students of 12D. शुभम, चलिए शुभम जी, आर यू लिसनिंग बेटा? बोलिए शुभम, आवाज़ आ रही बेटा? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन बजट इज द बजट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. आप अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे और खुद चेक करेंगे कि कितने बच्चों ने कितना आंसर सही किया. अपने मार्क्स खुद कैलकुलेट करते जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, जो खुद आपको एक अच्छा आइडिया देगा. यूनियन बजट इज द बजट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. सॉरी, शुभम ने लिखा सॉरी डी. अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट. करिश्मा लिख रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. और दूसरे बच्चे क्विक, यू गिव योर आंसर क्विक. और अपने मार्क्स एट द एंड ऑफ द डिफरेंट राउंड्स यू कैन गिव द मार्क्स योर सेल्फ. केवल 2 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, बाकी बच्चे क्या हैं? जल्दी करें, अपना आंसर दें बेटा. डू इट फास्ट. आप आंसर दो, गलत या सही. ये साहस कब करोगे आप? डू इट फास्ट. छोटे बच्चों की क्लास में इतना. अर्जुन सिंह ने लिखा ए. ओके. आयुष पंडित ने लिखा डी. ओके, चलिए और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए. 4 बच्चों ने दिया, 4 स्टूडेंट्स सो फार. बाकी बच्चे प्रीति हैं, अंशुल जी हैं, अंश भट्ट जी हैं, आरुषि हैं, हिमांशु ने लिखा क्वेश्चन नंबर. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर? यूनियन बजट इज द बजट ऑफ. क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है हिमांशु. क्वेश्चन भी मैं पढ़ रहा हूँ. आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन ऑल्सो. अदर्स टू रिस्पॉन्ड. डू इट फास्ट. जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करोगे उतना ही फास्ट हम आगे बढ़ेंगे. अंश भट्ट, रितिका, हिमांशु, गिव द आंसर. यूनियन बजट इज द बजट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन. डी. हिमांशु ने कहा डी. ओके, और बाकी बच्चे बोलिए. दीपेंद्र ने कहा डी. ओके 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 ओके. चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका. पहले का आंसर डी ही होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है. तो यूनियन बजट के, ठीक है, तो यूनियन बजट के जो कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट क्या हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन बजट का जो कंपोनेंट, एक तो एक रिसिप्ट है, दूसरा एक्सपेंडिचर है. रिसिप्ट ध्यान में रखो. रिसिप्ट में 2 तरह के रिसिप्ट होते हैं. कौन कौन? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और क्या क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स. इसी तरह एक्सपेंडिचर के 2 कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. आपको याद रखना होगा कि रेवेन्यू रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है, और ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अफेक्ट नहीं करते हैं. कैपिटल रेकरिंग नेचर का नहीं होता है, ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को असर डालते हैं. ये मोटा मोटी आपको ये दिमाग में रखना है. फिर इसके बाद कौन सा रेवेन्यू होगा, एग्जाम्पल याद रखो कि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ठीक है, एसेट्स को घटाता है, ठीक है. चलिए, ठीक है. अब आते हैं, ये जब आप एक क्वेश्चन पढ़ो तो उसके साथ दूसरे क्वेश्चन पर भी प्रयोग करना शुरू करो. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डैश कॉन्सेप्ट. स्टॉक, क्रेडिट, फ्लो, नन ऑफ द अबव. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ किस तरह का कॉन्सेप्ट है बताइए? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट है, फ्लो है, नन ऑफ द अबव है. बैलेंस ऑफ पेमेंट. शुभम सिंह ने कहा ए. आयुष सिंह पंडित ने कहा ए. ओके. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्या है बताइए? बैलेंस ऑफ पेमेंट. अभी भी मुझे और आंसर नहीं मिल रहे हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. कोई और आंसर दो भाई. डू इट फास्ट. ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट. 1 साल क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिनीशन? बैलेंस ऑफ पेमेंट
इज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन वन कंट्री, बिटवीन हम कर रहे हैं दो कंट्री का अगर एग्जांपल है तो बिटवीन बोल दे रहे हैं, ठीक है। बिटवीन वन कंट्रीज टू द अदर कंट्रीज और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर मतलब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो वो क्या होगा, वो फ्लो होगा। पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो स्टॉक होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? अर्जुन, शुभम, आरुषि, आयुष, मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा? बोलिए। सही है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। बोरोइंग्स इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स बिकॉज, बोरोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स, बोरोइंग क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, बिकॉज इट रिड्यूसेस एन एसेट, इट रिड्यूसेस अ लिक्विडिटी, इट क्रिएट्स एन एसेट, इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी। आंसर क्या है? आयुष ने आंसर लिखा है डी, तन्मयी ने भी लिख दिया डी, शुभम जी ने भी लिख दिया डी, राहुल राणा ने लिख दिया डी, हिमांशु भी लिख दिया डी। ओके, अर्जुन ने लिखा डी और हम भी कह देते हैं डी। तो बोरोइंग इज अ कैपिटल एसेट बिकॉज इट्स क्रिएट्स अ लायबिलिटीज, क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट करने का टेंशन बना रहेगा। ओके, चलिए तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हु क्रिएट्स डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? हु क्रिएट्स डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, फॉरेनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, only by government of the country? Who creates demand for foreign exchange? मतलब फॉरेन एक्सचेंज किसको चाहिए, ठीक है। रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री को चाहिए, फॉरेनर्स को चाहिए, विदेशियों को चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए, ओनली बाय गवर्नमेंट। बोलो भाई। यस, हिमांशु ने एक आंसर लिखा, तन्मय ने भी लिखा, यस, राहुल राणा ने लिख दिया, ओके, शुभम ने लिखा वेरी गुड, करिश्मा बेटा ने लिखा वेरी गुड। चलिए तो ए रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट का पार्ट हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट का पार्ट हो, ठीक है, रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, गेटिंग पॉइंट। ये हमारा बेस्ट आंसर है कि रेजिडेंट जो भी होगा, ठीक है, वो विदेशी मुद्रा को उसकी ज़रूरत होगी, वो डिमांड करेगा। गेटिंग पॉइंट, वो क्रिएट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फाइंड आउट, नहीं ज़्यादा ऊपर चला गया ये, हाँ ठीक है, ओके, हाँ, फाइंड आउट, सॉरी, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्योंकि मैं मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए मोबाइल पर वो एडजस्ट नहीं होता है। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है। अ गवर्नमेंट बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर, ओके। सेकेंड पॉइंट है, अ गवर्नमेंट बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। Capital receipts decreases assets of the government, and subsidies are not treated as capital expenditure of the government. Which, find out the incorrect statement from the following. Incorrect कौन सा है? Incorrect कौन सा है? Government budget is an estimation of receipts and expenditure of the current year. Government budget is an estimation of receipts for the next financial year, ठीक है। गवर्नमेंट बजट का डिफिनीशन क्या है? एस्टिमेटेड
रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम बजट आगे आने वाले के लिए बनाते हैं कि प्रेजेंट के लिए बनाते हैं? बोलो। बजट फ्यूचर के लिए होता है कि प्रेजेंट के लिए होता है? एस्टिमेट हम आज के लिए बनाएंगे कि हम आगे आने वाले जो इंसिडेंट है उसके लिए बनाएंगे? बताइए। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए बेटा। द गवर्नमेंट बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आप इनकरेक्ट ढूंढ रहे हैं ना बेटा? इनकरेक्ट ढूंढना है ना? तो इनकरेक्ट ये तो करेक्ट है। गवर्नमेंट बजट इन एस्टिमेशन ऑफ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। प्रेजेंट के लिए थोड़ी बना रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए बनाते हैं ना। जैसे हमारा बजट कब पेश होता है, ध्यान दो। आवर बजट इज प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ फेबररी। हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब फरवरी में ही प्लान कर ले रहे हैं कि हम अप्रैल आगे आने वाले साल के लिए हम कैसे काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बीच में अपनी जुबान भी खोल दो बेटा जब पूछ रहा हूँ तो। ओके, बोलो भाई। यस सर। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमेशा आप ऐसे याद रखो कि हमने बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन बजट जो प्रेजेंट करती है, तो वो कब प्रेजेंट करती है? वो प्रेजेंट करती है फेब में। 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, और फाइनेंशियल ईयर से पहले इन एडवांस 1 महीने पहले वो प्लान कर लेती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, बैटल आता है, रिपोर्ट आपके सामने है। ठीक है, रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट आपके सामने है, रिपोर्ट को आप पढ़िए ध्यान से। रिपोर्ट कहता है कि द बैटल विद द कोविड-19 इज नॉट ओनली टू सेव द कंट्री एंड इट्स पीपल, बट ऑल्सो टू इंश्योर दैट द banking channels are working round the clock to cater to the needs of the people as well as financial market. Needless to say that banking system is the backbone of any country, and its failure or slowdown could lead to multiple issues for developing countries like India. Hence, in order to ease out the unforeseen difficulties being faced by the numerous sectors, Reserve Bank of India (RBI), being the central bank of the country, came up with a number of measures and relief post नेशन वाइड लॉकडाउन। ठीक है, एक ये रिपोर्ट है। अब उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी? ठीक है, कौन सा टूल यूज किया जाता है फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए? क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, फिजिकल टूल्स, और ऑल ऑफ द अबव? सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज करना है, ध्यान से देखना। सेंट्रल बैंक कौन सा टूल यूज करता है? ठीक है, बोलिए। क्वांटिटेटिव ऑप्शंस आर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिजिकल, और ऑल ऑफ द अबव। एंड आंसर्स आर गिवन डी। Other students, please do that, give the answer. Central bank uses the monetary policy. Tanya, your answers has not come so far. What is your answer? Tanya is also saying D. Okay. Sorry. देखो बेटा,
दो तरह की पॉलिसीज हैं, एक तो फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय देयर बजटरी मेजर्स, ठीक है। फाइनेंस, जब ये बजट की बात हम कर रहे थे, तो बजटरी मेजर्स में पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन की जो पॉलिसी होती है उसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं या फिजिकल पॉलिसी कह लो उसको, ठीक है। यहाँ पर दो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वालिटेटिव्स एंड क्वालिटेटिव्स, ये दोनों आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है, और उसमें से क्वांटिटेटिव इज द बेस्ट ऑप्शन। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स are used by the central bank to control the flow of money then quantitative tools। फिजिकल टूल्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट के माध्यम से होता है, इसलिए वो नहीं होगा, ठीक है। और वो नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, और आंसर बचता है क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। ठीक है, बेसिकली इसी को यूज़ करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, बोलो यस और नो। यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको से बिना परमिशन हम आगे नहीं बढ़ेंगे। रिपोर्ट नंबर 2 है हमारे पास। रिपोर्ट नंबर 2 क्या कहती है, क्या कहता है, क्या कहती है रिपोर्ट, क्या कहती है, ओके, बीच जैसे शब्द है। चलिए, तो यहाँ पर रिपोर्ट नंबर 2 आपके सामने है। इफ़ अ शर्ट कॉस्ट $8 इन द यूएस एंड ₹400 इन इंडिया, the rupee dollar exchange rate should be ₹50. To see why at any rate higher than ₹50, say ₹60, it costs ₹480 per shirt in the US, but ये लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, but only ₹400 in India. In that case, all foreign customers would buy shirts from India. Similarly, any exchange rate below ₹50 per dollar will send the shirt business to the US. Next, we suppose that the price in India rises by 20%, while prices in the US rises by 20%. Indian shirts would now cost ₹480 per shirt, while American shirt cost, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर दीज टू प्राइसेस टू बी इक्विवेलेंट, $12 must be worth ₹480 और $1 must be worth ₹40. द डॉलर देयरफॉर हैज डिप्रिशिएटेड। ओके चलो ठीक है, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा। What will be the effect on exports on fall in the foreign exchange rate of Indian rupee? क्या होगा, हाँ, इफेक्ट ऑफ शॉर्ट एक्सपोर्ट्स ऑन फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के डाउन होने पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन बताइए। मतलब 60 से 40 हो गया मान लो, क्वेश्चन को देखो, 40 से 48 से 40 हो गया, या 50 से नीचे हो गया, तो बताओ क्या होगा। अगर फॉल है तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट में डाउन हो गया तो क्या होगा। तानिया, अदर्स गिव योर आंसर फास्ट। हिमांशु ने कहा बी होगा, डिक्रीज होगा, एक्सपोर्ट कम होगा शायद। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स ऑन फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, बता दो भाई। और बच्चे आंसर दो भाई, आपका आंसर ही मुझे मोटिवेट करेगा कि कितने बच्चे आंसर दे रहे हो, कितने क्या कर रहे हो। जल्दी आंसर, क्विक, डू इट फास्ट। चिल्ड्रन बाबा, आज लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ, 6th की क्लास, 11th की क्लास, फिर 11th की क्लास, फिर 12th की क्लास, लगातार, देयर इज नो गैप इन बिटवीन, समझ रहे हो। इसलिए आप, मेरा पेशेंस जो है इस क्लास में बहुत ही डाउन हो जाता है, हो गया है आज स्पेशली। जल्दी आंसर दो भाई, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन, एक ही बच्चे ने मुझे आंसर दिया, अर्जुन, अर्जुन शुभम, करिश्मा ने कहा बी, बोलो भाई। तान्या नहीं है क्लास में, आरुषि, अंशुल पाठक जी, हिमांशु ने दे दिया,
शुभम ने कहा बी लग रहा है सर। ओके 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 ओके, बी लग रहा है सर। ओके, चलो सर जी देखा जाए क्या होता है। तो हम आते हैं जैम बोर्ड पर, और जैम बोर्ड पर मैंने क्या किया कि पहले तो क्वेश्चन इसको हटा दिया। तो कैसे हटाएंगे वो तो मुझे मालूम नहीं। चलिए, तो हमने लिया, ऐसे किया, ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यस सर। चलो, मुझे ये दिखाई दे रहा था। और देखो ये एक्सचेंज रेट, मान लो कि हमने ये ऐसे बनाया, आपको मालूम है ये डिमांड ऑफ क्या है, भूल रहे हो? ठीक है, सप्लाई ऑफ डॉलर। तो यहाँ पर हमारा जहाँ ये मिलते हैं ना, वो हमारा एक्सचेंज रेट बन जाता है। अब ये कह रहे हैं कि मान लो एक्सचेंज रेट यहाँ पर था कहीं, ठीक है, चाहे जिस कारण से रहा हो, मान लो कि इसको ऐसे ही था, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट है, कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। अब इस पॉइंट पर एक्सचेंज रेट है, ठीक है, मतलब 60 रुपीज़ पर डॉलर। 60 रुपीज़ है ना, रुपीज़ लिख देता हूँ। और वो हो गया 40 रुपीज़, मान लो हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो एक्सचेंज रेट मतलब भारत से एक अमेरिकन आता था, ध्यान से देखना, समझोगे तभी ये कर पाओगे। $1 = 60 था, और अब हो गया है $1 = 40 हो गया है, ठीक है। तो पहले 60 रुपये की एक शर्ट परचेज कर लेता था। He was able to purchase a shirt which cost 60 rupees. ठीक है, तो एक $1 = 60 था, तो एक शर्ट परचेज कर पाता था। अब 40 हो गया, तो शर्ट वो क्या कर पाएगा, नहीं परचेज कर पाएगा। तो क्या करेगा, उसकी डिमांड घट जाएगी ना। तो यहाँ वही बात यहाँ रखा गया बेटा, कि क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स ऑन फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन इंडियन रुपी। तो वो डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर दिया बहुत अच्छे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा है एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है एसर्शन का, बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव बेटर, बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव बेटर। ओके, रीजन क्या है, मेक इन इंडिया विल इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, चूज योर आंसर, गिव योर आंसर्स। अभी इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर दीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्प्रूव, किसी ने ज्वाइन आंसर दिया अभी तक? वेट फास्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी करें। ए दिया है, शुभम सिंह जी ने ए दिया है, और बाकी लोगों ने क्या दिया है? बाकी लोग अभी साहस नहीं कर पा रहे हैं। डू फास्ट, करो साहस, बढ़ो आगे। एक ने कहा ए, सब ने कहा ए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्प्रूव बेटर, रीजन कहता है कि मेक इन इंडिया विल इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है कि assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of assertion A. ओके ओके, ठीक है, चलो मैं सबके साथ जाना पसंद करूँगा। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये मेरे ही में नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। एसर्शन कहता है डिप्रिसिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट्स। रीजन कहता है डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक्स डोमेस्टिक गुड्स रिलेटिवली चीपर विच लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ऑप्शंस आपके सामने है स्क्रीन पर, नो नीड टू रीड आउट। बोलिए, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट्स। लिखते जाएंगे अपना आंसर, लिखेंगे जरा अपना आंसर, व्हाट यू आर राइटिंग, जल्दी से। ए लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है, अधिकतर बच्चों ने ए लिखा है। डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, पहला तो मुझे भी लग रहा सही है ये। एक्सपोर्ट रीजन क्या है, डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक्स डोमेस्टिक करेंसी ऑलरेडी चीपर। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन M1 मेजर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। मनी सप्लाई में कौन कौन से नहीं है, बताइए, बोलो भाई। आप ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है। करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक्स, अदर डिपॉजिट विद द RBI एंड डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद RBI। जल्दी जल्दी, डी डी डी, किसने किसने कहा, अर्जुन ने कहा डी, और किसी ने कहा, अर्जुन ने कहा, इसके बाद करिश्मा कुमारी ने कहा, राहुल ने कहा, हिमांशु बेटे ने कहा, आयुष सिंह पुंडेर ने कहा डी। ओके, तो M1 का फॉर्मूला जरा बता दो बेटा, कोई लिख दो M1 का क्या क्या है, कंपोनेंट लिख दो जरा चैट बॉक्स में जल्दी से। M1 के कंपोनेंट लिख दीजिए जल्दी से, ताकि जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट, देखते हैं कौन फास्ट होता है मेरा बच्चा, रीड फास्ट। कोई नहीं लिख रहा, आश्चर्य। M1 की कंपोनेंट, M1 मेजर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, M1 के कंपोनेंट कौन कौन है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन M1। ओके, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, बस यही है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स RBI। चलो ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन वो मनी सप्लाई का है जो पहले लिखा था बेटा, मनी सप्लाई, ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1, ध्यान देंगे। चलिए इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। इन विच 5 year प्लान emphasis was laid on basic and heavy industries। अच्छा क्वेश्चन है, इन विच 5 year बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कम हो गया है, लेकिन वो क्वेश्चन बढ़िया था, वंस अपॉन ए टाइम, और जिनको नहीं आता है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच 5 year प्लान एम्फेसिस वॉज लेड ऑन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, और बहुत सही आंसर दिया आपने, इट इज ए सेकेंड 5 year प्लान। ओके, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पर 12वां नंबर क्वेश्चन है, 12वां नंबर ऊपर बढ़ता हुआ क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, एज अ कंट्री डेवलप्स इट अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंज, इट मीन्स व्हाट। एज अ कंट्री डेवलप्स इट अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस, नए नए इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, नई नई कंपनियाँ आती हैं, ठीक है, तो इट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का है, ऑप्शन है शेयर ऑफ अ सर्विस सेक्टर इंक्रीजेज, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीजेज, शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीजेज, एंड शेयर ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज सेक्टर इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? देखो, जब जब इकोनॉमी में हम आमूल चूल परिवर्तन करते हैं, जब कंट्री डेवलप होती है, कंट्री डेवलप्स, विकास होता है, तो अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस में चेंजेस आते हैं, और उसमें ज़्यादा चेंजेस आता है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं और ज़्यादा चेंज आता है सर्विस सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीजेज, शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीजेज, एंड शेयर ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीजेज। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि सर्विस सेक्टर में चेंज आता है। आप सर्विस सेक्टर में देखो, आप नई इकोनॉमिक पॉलिसी में भी देखो, तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स और क्या है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स कौन, दो तरह के मेजर्स कौन कौन थे बताइए? स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे और क्या था? स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स में आप देखो, एग्रीकल्चर में चेंजेस आए हैं। एग्रीकल्चर का तो आप देखो जीडीपी में योगदान भी घट गया था, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है कि एग्रीकल्चर में भी चेंज आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। विच अमंग द फॉलोइंग is or are the regions behind the adoption of the green revolution in India? ग्रीन रेवोल्यूशन को भारत में लागू करने का रीजन क्या था, कारण क्या था? प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो because of the use of old technology, the absence of required infrastructure for the vast majority of farmers. India's agriculture vitally depends on the monsoon, and if the monsoon fell short, the farmers were in trouble, or all the above. और आंसर मार दिया बच्चों ने क्या? दे हैव मार्क्ड इट। राहुल राणा डी, हिमांशु डी, अर्जुन ने ए मार्क किया है, और बाकी बच्चे कहाँ मार्क कर रहे हैं? देखो, विच अमंग द फॉलोइंग आर द रीजंस बिहाइंड द एडॉप्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरू करने के कारण क्या थे? हाँ, प्रोडक्टिविटी हमारी कम थी या नहीं थी? यस, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम थी। द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वास्ट कंट्री ऑफ इंडिया majority of farmers, the absence of required infrastructure for the vast majority of farmers, तो ये भी बात सही है। इंडियाज एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंड्स ऑन मानसून, ये तो सुपर सही है। ठीक है, मानसून पे डिपेंडेंसी। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उसमें ये कारण ये डाला जाता है प्रोमिनेंटली। तो आंसर बचा क्या? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आप मार्क करेंगे ऑल ऑफ द एबव। देखो, प्रैक्टिस सेट करना कितना ज़रूरी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट। ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते जाएं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 14th क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 14th नंबर क्वेश्चन। और 14th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन? पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वेज एम्प्लॉयमेंट, कुछ काम करके रोजगार मिले। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, अन्नपूर्णा स्कीम, मिड डे मील स्कीम, और मनरेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन? और राहुल जी ने कहा डी। बाकी जी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग क्या कहते हैं? 14th का आंसर क्या होगा? 14th का आंसर लगभग सारे बच्चों ने सही मार्क किया है, मनरेगा या डी।
और 15वां क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आप अपने टाइम का ध्यान रखें, लास्ट क्वेश्चन हमको लगता होगा। 15th क्वेश्चन, माइग्रेशन ऑफ पर्सन, माइग्रेशन ऑफ पर्सन दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन बेटा? हाँ दिखाई दे रहा है। माइग्रेशन ऑफ persons born, educated, trained in India to developed countries is a serious threat to the process of human capital known as insufficient on the job training, insufficient manpower, rising population, brain drain। और आंसर दिया है अर्जुन सिंह कुशवाहा ने ब्रेन ड्रेन का। तो बहुत ही अच्छा। इसी तरह हमारे क्लास से भी ये सारे ब्रेन चले जाएंगे, दूसरे क्लास में चले जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की इस छोटी सी सभा का समापन करते हैं। और उम्मीद है कि आप, मैं जो कराता हूँ उसका 3 गुना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब जाके स्कूल आपके लिए फ्रूटफुल और रिजल्ट आपका अच्छा होगा। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक